एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ 30 एम्प्लॉय हैं लेकिन उसकी वैल्यूएशन है 30 बिलियन यानी 3 लाख करोड़। और वो 30 एम्प्लॉय भी किसी ऑफिस में बैठ के काम नहीं करते, सब रिमोट वर्किंग में है, अपने अपने घर से काम करते हैं। और ये सिर्फ वैल्यूएशन वाला स्टार्टअप नहीं है कि राहुल जी कागज की वैल्यूएशन है, इन्वेस्टर से फंडिंग उठानी होगी और फिर लॉस में धंधा कर रहे होंगे। नहीं, वैसा अलग है। इस कंपनी के 100 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। पिछले साल 1.4 बिलियन यानी लगभग 13,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है और 540 मिलियन यानी 5,000 करोड़ का प्रॉफिट भी किया है। तो रेवेन्यू भी करती है, प्रॉफिट भी करती है, एम्प्लॉय भी है और फंडिंग 1 रुपए की नहीं ले रखी। 100% पैसा फाउंडर का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेलीग्राम की। और भाई साहब, इस कंपनी की तारीफ तो मैं करूंगा, लेकिन इस कंपनी का जो फाउंडर है उसका जो डिसिप्लिन और विजन है उसका मैं होगा जबरा वाला फैन। और मैं आपको लिख के देता हूँ भाई साहब, एक केस स्टडी अगर पूरी अंत तक आपने देख ली ना, आप खुद इस बंदे के फैन हो जाओ। इस बंदे ने रशिया में फेसबुक का कंपटीशन खड़ा कर दिया। प्राइवेसी और फ्रीडम की बात पे गवर्नमेंट से भिड़ गया। रशिया में गवर्नमेंट से भिड़ने पे क्या होता है आपको पता है, अपनी ही कंपनी छोड़नी पड़ी और फिर रशिया से बाहर निकलना पड़ा। पर जहां फेसबुक का कंपटीशन छोड़ के निकला तो बना दिया व्हाट्सएप का कंपटीशन टेलीग्राम। इन्होंने सोचा फंडिंग उठाऊंगा तो इन्वेस्टर इंटरफेयर करेंगे, ऐसे करो वैसे करो, मुझे किसी की नहीं सुननी, मैं 1 रुपए की फंडिंग भी नहीं लूंगा। पहले ऐसे दिखते थे, अब ऐसे दिखते हैं। रोज सुबह उठ के 300 पुशअप 300 स्क्वाट मारते हैं और 2 से 3 घंटे जिम जाते हैं। न दारू, न सिगरेट, न अल्कोहल, ड्रग्स, कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप को तो कॉपी बोलते हैं टेलीग्राम की व्हाट्सएप तो हमारी कॉपी कर करके बनाए और हमारा भी एकदम 2 कौड़ी वाला वर्जन है। आज की केस स्टडी में जानेंगे टेलीग्राम की कहानी क्या है, कैसे इस फाउंडर ने फेसबुक का कंपटीशन बना दिया, रशिया से छोड़ के क्यों निकलना पड़ा, उसके बाद टेलीग्राम कैसे बनी, टेलीग्राम का बिजनेस मॉडल क्या है, टेलीग्राम पैसे कैसे कमाता है, टेलीग्राम बिना फंडिंग के कैसे चल रहा है, टेलीग्राम सिर्फ 30 जनों की टीम से इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना के चल रहा है, फाउंडर का माइंडसेट क्या है, फाउंडर का फ्यूचर विजन क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडर की लाइफस्टाइल और थॉट कैसी है। ये सेक्शन जरूर सुनना, इससे मैं हुआ सुपर डुपर इंप्रेस। ये वीडियो आपको बताएगा कि बंदे को फाउंडर कैसा होना चाहिए, फाउंडर का विजन कैसा होना चाहिए। अगर आपने जीवन में कभी भी टेलीग्राम यूज किया है तो ये केस स्टडी आपके लिए। आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो ये केस स्टडी आपके लिए। इस चैनल में हमारी कोशिश होती है कि आपके दिल में खुशी आए, जेब में आपके पैसे बढ़े और आपका नॉलेज बढ़े। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लेना प्लीज। आपका कुछ जाएगा नहीं, पर अगर आपका सपोर्ट और आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे अगला वीडियो बनाने की हिम्मत मिलेगी। और इसके अलावा हर संडे मेरी क्लास होती है व्यापारियों को सीईओ बनाने के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए, प्रॉफिट वाले को सुपर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। इस संडे भी होगी 10 से 1, तो इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो मालूदे परिवार में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। इस कहानी की शुरुआत होती है रशिया से। इस कंपनी के फाउंडर थे पवेल डुरोव। बचपन से भैया बॉर्न जीनियस, बचपन से कोडिंग का नशा, कंप्यूटर का नशा। मान लो आप रशिया के बिल गेट्स या जुकरबर्ग। स्कूल में टीचर ने कुछ कह दिया तो स्कूल के सिस्टम को ही हैक कर लिया। जब कॉलेज में पहुंचे तो बाकी लोगों की हेल्प के लिए डोरो.com बनाई, जहाँ पे नोट, स्टडी मटेरियल सब मिलने लगे। फिर यूनिवर्सिटी में रहते रहते एक प्लेटफॉर्म बना दिया, spbgu.ru। इसमें क्या होता था, स्टूडेंट अपना प्रोफाइल बना सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे, एक दूसरे से चैट कर सकते थे। ये ऐसे कैजुअल चलते फिरते ही बना दिया। इस दौरान का दोस्त आया, उन्होंने कहा भाई तूने देखा क्या है अमेरिका वालों ने क्या बना दिया, देख फेसबुक नाम की चीज। दुरो ने कहा यार फेसबुक नाम की चीज सही है, लेकिन ये जब अमेरिका वाले बना सकते हैं तो हम क्या रशिया वाले कम है के, हम भी ये चीज बनाएंगे। फिर यहाँ से गेम चेंज हो गया। इन्होंने अपने इस दोस्त और एक और दोस्त के साथ 3 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, वी कॉन्टैक्टे, जिसका मतलब होता है इन कॉन्टैक्ट। इन शॉर्ट बोलेंगे इसको वीके। ये था रशिया का फेसबुक। ये इन्होंने 2007 में लॉन्च किया। 7 में लॉन्च करने के पहले साल में 1 मिलियन यूजर, 2008 में 10 मिलियन यूजर, और ये बन गए रशिया की सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। 2010 आते आते इसके हो गए 100 मिलियन यूजर। उस समय रशिया की पॉपुलेशन थी 10-11 करोड़ के आसपास और इतने लोग इसके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो गए 2010 में। उस समय इसकी एज क्या थी, मात्र 26 साल। मात्र 26 साल की एज में बन गए रशिया के सबसे बड़े टेक फाउंडर्स में से एक, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स में से एक। इसकी वैल्यूएशन 2-3 बिलियन के आसपास पहुंच गई। लेकिन ये जब कर रहे थे, सोचो स्टूडेंट थे, 26 साल की उम्र थी, ये मजे के लिए कर रहे थे। ये बिजनेस बिल्ड की बात नहीं कर रहे थे, रेवेन्यू की, प्रॉफिट की बात नहीं थी। ये थी कि मैंने प्लेटफॉर्म दिया इतने सारे लोगों को आपस में बात करने का। तो ये विजन और मिशन वाली बात थी। लेकिन यही दिक्कत थी क्योंकि प्लेटफॉर्म चालू हुआ था रशिया में, ये बात कर रहे थे फ्रीडम की, पर रशिया में जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोलिंग है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आनी थी। तो दिसंबर 11 में रशिया में इलेक्शन हुए, उसमें भाई साहब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होने लगे। तो प्रोटेस्टर ने वीके पे साइट पे, इतनी बड़ी साइट थी, वीके पे अकाउंट बनाए, ग्रुप बनाए, वहाँ पे नारेबाजी चाप कर रहे हैं। तो जैसे इंडिया में रॉ है, रशिया में FSB है, तो उन्होंने कहा भैया इनको डिलीट करो, इनका डेटा दो। आप सोचो 26 साल के बंदे ने
जो रॉ अगर डेटा मांगे तो इंडिया का बंदा क्या करेगा, रशिया जैसी कंट्री का अगर FSB डेटा मांगे क्या करेगा। इन्होंने ये फोटो पोस्ट की। फोटो क्या है, एक कुत्ता जिसने हुडी लगा रखी है और जीभ लटका रखी है कि जाओ नहीं देते। और ये जो पोस्टर था ये एक तरह से इंटरनेट फ्रीडम का चेहरा बन गया। फिर रशिया ने कहा यार यूक्रेन के कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इनके ग्रुप के 2 बुलेट नहीं देता। फिर समझ में आया कि भैया ये ऐसे नहीं चुप होगा, तक इस ग्रुप पे इसका कंट्रोल है तो चुप होगा नहीं। तो इसकी कंपनी को खरीदने की कोशिश हुई। तो उस समय जो रशिया के बड़े टेक बिलियनर्स थे उन्होंने ऑफर दिया कि भैया ये कंपनी हम खरीदेंगे। फिर उन्होंने बेचने से मना कर दिया, एक मिडिल फिंगर की फोटो और पोस्ट कर दी कि नहीं बेचूंगा। तो भाई साहब ये सब चल रहा था, मतलब 2010 से सबसे जब से ये बड़ी हुई तब से ये चीजें चलने लग गई। और ये थे फ्रीडम के कि मैं फ्रीडम, डेटा, प्राइवेसी, लेकिन स्टेट की तरफ से कंटिन्यूस प्रेशर आ रहा था, बड़े बड़े ग्रुप खरीदने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको लगा बोले यार भाई साहब आज नहीं तो कल बड़ी दिक्कत तो आएगी, तो अभी से प्लान बी पे काम कर ले। यह काम करते कुछ ऐसा चीज बनाए जिसमें बहुत तगड़ी प्राइवेसी हो, कुछ ऐसी चीज बनाए जिसको किसी भी देश की गवर्नमेंट कुछ कर ही ना सके। तो उन्होंने अपने भाई निकोलाई के साथ मिलकर एक चैट ऐप बनाया और उस ऐप का नाम था टेलीग्राम। इसको डिजाइन इस तरह से किया कि इसका जो भी डेटा है ना वो एक कंट्री में सेव नहीं है, अलग अलग कंट्री के सर्वर पे सेव है, ताकि कोई भी एक कंट्री चाहे तो सब पे एक्सेस नहीं कर सकती। और उसको इन्होंने 2013 में लॉन्च कर दिया। धीरे धीरे वो भी बैकग्राउंड में चल रहा था, लेकिन ये जो इधर इन पे अटैक थे ना वो और होने लग गए। इन्होंने तो अपना स्टेक बेचा नहीं, बोले मैं तो ना बेचता, लेकिन जो इनके 2 दोस्त थे वो तो दबाव में आ गए। उनका तो जो स्टेक था एक बहुत बड़े ग्रुप ने खरीद लिया। उस ग्रुप के पास छोटा मोटा स्टेक और भी पहले से था, तो इनके पास इनकी कंपनी में 12% स्टेक रह गया, बाकी सब तो दूसरे ग्रुप के पास जो कि इनको कंट्रोल करना चाहते थे। तो उन्होंने रियलाइज किया यार 12% के साथ मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, बोर्ड में बैठ नहीं पाऊंगा, डिसीजन ले नहीं पाऊंगा, और मैंने नई चीज बना तो दी, मैं उस पर ध्यान देता हूँ। तो इन्होंने फाइनली अपना 12% शेयर 300 मिलियन रुपए में बेचा और रशिया से सदा सदा के लिए निकल गए। और हाँ, एक छोटी सी बात, उस समय जब ये रशिया से गए 300 मिलियन तो थे इनके पास, 2000 बिटकॉइन भी थे और टेलीग्राम ये ऑलरेडी बना चुके थे। तो टेलीग्राम 2000 बिटकॉइन और 300 मिलियन लेके ये निकले रशिया से बाहर 30 साल की उम्र में। फिर क्या हुआ अब देखते। रशिया छोड़ने के बाद भाई ने कहा किधर चले किधर चले किधर चले, और उसने कहा यार अमेरिका भी कभी भी मजबूर कर सकता है, डेटा प्राइवेसी को लेके कोई ऑर्डर पास कर सकता है, या रशिया से तो बच्चे हैं, अमेरिका के पास नहीं जाना, इन महाशक्तियों से दूर ही रहो, सुपर पावर से दूर रहेंगे, किसी चुपचाप कंट्री में चलते हैं। एंड ही मूव टू दुबई। इधर टेलीग्राम ने सक्सेस के इतिहास रच दिए। 2013 में लॉन्च हुआ था, 2016 आता है 100 मिलियन डाउनलोड हो गए साहब, 2018 में 200 मिलियन, 2022 700 मिलियन और 2025 में 1 बिलियन यानी 100 करोड़ डाउनलोड। अब आती है साहब फंडिंग। इन्होंने कहा 300 मिलियन मेरे पास हैं, 2000 बिटकॉइन मेरे पास हैं, आई विल मैनेज। क्योंकि फंडिंग का किस्सा है, पहले देख चुके हैं कि फंडिंग के चक्कर में जो भी फंडिंग ली थी उन्हीं लोगों ने मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया, कहीं ऐसा टेलीग्राम में ना हो, इसलिए 1 रुपए की भी फंडिंग नहीं ली बंदे ने, ना शुरू में ली और बाद में भी नहीं ली। बाद में कुछ किया, वो क्या किया अभी बताऊंगा। अब आते हैं कुछ सवाल कि सर जी हम कहते हैं फेसबुक में इतने लाख आदमी, अमेजन में इतने लाख आदमी, माइक्रोसॉफ्ट में इतने लाख आदमी, तो ये यार टेलीग्राम में 30 आदमियों से इतना बड़ा काम कैसे हो गया। तो इसके पीछे 1 नहीं 2 नहीं 4 कारण है। पहला, इन्होंने कहा कि यार मैंने सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर डेवलप किया है। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी नहीं है कि इसका अप्रूवल, इसकी चीज ले दे के, एक ही प्रोडक्ट मैनेजर है, वो मैं हूं खुद, मैं डिसाइड करता हूं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत सारे डिसीजन तो वैसे ही क्विक हो जाते हैं। सेकंड, इन्होंने प्लेटफॉर्म का आर्किटेक्चर बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सा बना दिया, मतलब उसके पूरे के कई टुकड़े हैं और अलग अलग टुकड़ों पे अलग अलग लोग कहीं से भी काम कर सकते हैं, इसलिए इनके एम्प्लॉय बहुत सारे रिमोट वर्किंग कर रहे हैं। तीसरी चीज, पूरा इकोसिस्टम ऐसा है कि ऑटोमेटेड है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेशन पे अपने आप ही चलती रहती है, अपने आप ही कोड बनते रहते हैं, और ये थर्ड पार्टी डेवलपर से भी हैवी काम कराता है। तो खुद की टीम लिमिटेड कर रखी है, कुछ की पीसेस पे, और सेंट्रलाइज खुद है, बाकी काम थर्ड पार्टी। और चौथा बड़ा रीजन है, बहुत सारा इनका काम है जो कि वॉलंटियर्स लोग भी करते हैं। ये तो समझ में आ गया टीम छोटी क्यों है, क्योंकि सारा काम खुद कर ही नहीं रहे, बांट रखा है, ऑटोमेट पे डाल रखा है। सेकंड चीज कि भैया ये पैसा कैसे कमाती है, 13,000 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, कैसे किया। तो इसके पीछे आती है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये करना नहीं चाहते थे, करना पड़ा। 2018 में जब क्रिप्टो की लहर चल रही थी तो इन्होंने कहा यार मैं एक चीज चालू करूंगा, द ओपन नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला टॉन। ये जो पूरी टेलीग्राम ऐप है ना, ये पूरी की पूरी क्रिप्टो एनेबल्ड हो जाएगी, पेमेंट भी क्रिप्टो में होगा, ऐप भी क्रिप्टो पे चलेगी, सारी सर्विसेज भी क्रिप्टो में होगी, और बकायदा इसका टोकन बना के लॉन्च कर दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए पहली बार इन्होंने फंड रेस किया। अब उन्होंने कहा इक्विटी मेरे को नहीं देनी, तो उधारी रेस की, तो 1.7 बिलियन का बकायदा उधार लिया
ताकि इसको बना सके। लेकिन फिर भाई साहब यूएस का जो SEC है, वहां का जो सेबी है, उसने कहा नहीं गलत चीज है, इसको बैन कर दिया। तो वो बैन हो गया, तो अब ये काम हो नहीं सकता, अब तो पैसे वापस देने हैं। तो उधर से लोन वाले का प्रेशर कि भैया ला पैसे, प्लस बहुत सारी पेनल्टी लग गई, इंटरेस्ट लग गए। तो सेटबैक के बाद बोले यार फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ गया, तो क्या करना पड़ेगा? बोले अब कमाई के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और फिर धीरे धीरे कमाई, इसमें टेलीग्राम ने रेवेन्यू के लिए चीजें लॉन्च की, जो कि ना सिर्फ टेलीग्राम के लिए बल्कि उसके यूजर्स के लिए भी बेनिफिशियल थी। तो अब समझते हैं टेलीग्राम के रेवेन्यू मॉडल को। तो टेलीग्राम से मेटा जैसा नहीं कि मेटा पे ऐड चलते तो यहाँ पे ऐड चला के कमा लिया, बात खत्म नहीं, मल्टीपल चीजें हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो कमाना चालू किया वो चालू किया टेलीग्राम प्रीमियम से। तो बेसिकली 2022 में सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च कर दी कि अगर आप हमारा प्रीमियम ले लोगे तो तुम्हें कई फीचर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे एक्स्ट्रा लिमिट मिल जाएगी, फास्टर चीजें भेज पाओगे, वॉइस टू टेक्स्ट मिल जाएगा, रियल टाइम ट्रांजिशन मिल जाएगा। तो मल्टीपल फैसिलिटी के जरिए एक रेवेन्यू आने लगा सब्सक्रिप्शन से। फिर सेकंड इन्होंने ऐड चालू कर दिए टेलीग्राम में कि जो पर्सनल मैसेज है वहां तो ऐड नहीं आएंगे, पर जो ग्रुप बना रखे हैं, चैनल बना रखे हैं, बड़े बड़े मेंबर हैं, वहां पे इन्होंने एड्स चलाना चालू कर दिया, उससे भी रेवेन्यू आने लगा। और ऐसा नहीं कि ऐड कमा के पूरा पैसा रख लिया, उन चैनल के ओनर्स को कहा कि 50% तुमको मिलेगा, 50% टेलीग्राम का। तो जो इसके मेंबर्स थे उनके लिए मोनेटाइजेशन का नया जरिया खुल गया। फिर इन्होंने तीसरा काम किया, स्टार्स बोट और इन ऐप एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। ये क्या है साहब? मतलब इसके अंदर यूजर डिजिटल प्रोडक्ट, कोई कोर्स बेचना चाहता है, कोई ई बुक बेचना चाहता है, इसमें क्रिएटर सब्सक्रिप्शन के पैसे चार्ज कर सकता है, इसमें क्रिएटर के भी फायदा है, इनका भी फायदा। क्रिएटर पेड मीडिया कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, चैट्स कर सकता है। तो इन सबसे क्रिएटर को भी मौके दिए और खुद भी उसमें शेयर लिया। और चौथा भी बिजनेस टूल और यूटिलिटी भी लॉन्च कर दी। टेलीग्राम पे आप क्विक रिप्लाई जा सकते हैं, ऑटो बॉट हो सकता है, ग्रीटिंग के मैसेज, सेलिंग के मैसेज, सब मैसेज, सारी चीजें और जा सकती है। ये काम अभी तक तो ये पर्सनल के लिए था, क्रिएटर्स के लिए था, अब इसको बिजनेस के लिए भी ओपन कर दिया। यानी 4 एरिया में काम चालू कर दिया। और टेलीग्राम खुद कहते हैं कि इस मार्केट का इनोवेटर मैं हूं, व्हाट्सएप तो मेरी कॉपी है। ये सब लोग तो कॉपी करते हैं, कॉपी करके भी ढंग से नहीं बना पा रहे जो मैं कर रहा हूं। अब बात आती है उस समय जो व्हाट्सएप था, फेसबुक था, यूट्यूब था, तो ऐसे दौर में टेलीग्राम आया कैसे और टेलीग्राम हिट कैसे हुआ और टेलीग्राम के प्लस और माइनस क्या है? तो देखने में आपको लगता है व्हाट्सएप टेलीग्राम एक ही तो बात है, दोनों मैसेजिंग चैट प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। व्हाट्सएप पे शुरुआत में सिर्फ चैटिंग हुआ करती थी, टेलीग्राम ने कहा चैटिंग भी करेंगे, ग्रुप भी बना सकते हो, चैनल भी बना सकते हो, फाइल शेयरिंग भी कर सकते हो। ये चीजें व्हाट्सएप से पहले आ गई थी टेलीग्राम में, जिसकी वजह से इनिशियल पॉपुलैरिटी बढ़ी। प्लस टेलीग्राम की स्पीड सबसे तेज है, टेलीग्राम सबसे ज्यादा सिक्योर है। एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन व्हाट्सएप में बाद में आया, टेलीग्राम में तो पहले ही था। उसकी तो बुनियाद ही है कि कोई गवर्नमेंट कोई डेटा ना दूं मैं, बाकी लोग तो कहां से आएंगे। लेकिन ये जो इसकी ताकत है, इसकी वजह से 1 बिलियन डाउनलोड हुए और ये इसकी ताकत थी, है और रहेगी। लेकिन यही ताकत इसकी कमजोरी भी है। ये इतना सिक्योर है कि आजकल बहुत सारे शरारती तत्व इसको काम में लेने लग गए स्कैम के लिए। बहुत सारी चीजें यहाँ पे, कई ऐसे ग्रुप चल रहे हैं जो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। बहुत सारी जो पायरेसी होती है, इसकी वीडियो उसकी वीडियो। टेलीग्राम इंडिया में तो मेरे हिसाब से ज्यादा फेमस इसीलिए है कि कौन सी मूवी चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्योंकि अगर फ्रीडम दोगे तो चीज तो 2 धारी तलवार है, वो अच्छे में भी काम होती है पर वो बुरे में भी काम में आने लगी। तो इसको लेकर टेलीग्राम का काफी विरोध होता रहता है कि भाई ये क्या चीज बना दी, थोड़ा तो कंट्रोल होना चाहिए। पर ये फ्रीडम के मसीहा है साहब। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे लिए पर्सनली फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो अब आता है कि भाई साहब ये बनाने वाले का माइंडसेट आप सोचो, जो रशिया गवर्नमेंट से लड़ जाए, जो अपने पैसों से चीज बना डाले, फंडिंग का 1 रुपया ना ले, वो आदमी कैसा होगा। तो अब उसकी लाइफस्टाइल सुनो, उसका माइंडसेट सुनो, शायद आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो अगला बंदा बोलता है कि मेरे लिए नींद इंपॉर्टेंट है, मी टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं सोने के लिए 11 से 12 घंटे रिजर्व रखता हूँ। अब ऐसा नहीं कि 11-12 घंटे सोता हूँ, वो रिजर्व है कि भाई ठीक है इस समय मैं सोने के लिए गया। अब चाहे नींद आ रही नहीं आ रही, मैं बैठ के सोच रहा हूँ, सुबह उठ गया जल्दी, मैं सोच रहा हूँ। अगर मेरे जितने भी बढ़िया आइडिया है रात को सोते टाइम, सुबह उठते टाइम आता है, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं रखता। यहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं। सेकेंड चीज, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखते। बोले अगर मैं सुबह उठते ही मोबाइल देखूंगा तो जो नोटिफिकेशन में आया, जो एल्गोरिदम में आया, जो दुनिया चाहती है मैं सोचूं, मैं वो सोचने लग जाऊंगा, मैं मेरा अंदर की तो सोच ही नहीं पाऊंगा। तो मोबाइल को भाई सब दूर ही रखते हैं। कहते मेरी सुबह मेरी, मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है, बाद में आता है। और ऐसा नहीं कि सुबह 1 घंटे छोड़ के दिन भर फोन मोस्ट ऑफ द टाइम या तो स्विच ऑफ रखते हैं या आउट ऑफ कवरेज रखते हैं। यह है कि मैं मेरी मर्जी होगी तो कॉल करूंगा, कॉल अपने आप आ जाए उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह उठते ही 300 स्क्वाट करते हैं, 300 पुशअप करते हैं और ये बोलते हैं मैं बॉडी बनाने के लिए नहीं कर रहा, ये मैं डिसिप्लिन के कर रहा हूँ। बॉडी की मसल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड की मसल बनाना। कि मेरे को रोज सुबह इच्छा नहीं होती 300 पुशअप कौन करे, 300 स्क्वाट कौन करे, पर मैं न चाहते हुए भी करता हूँ तो दिमाग पे कंट्रोल आता है। ये कहते हैं ये एक तरह से होता है एल्कोहल इन रिवर्स। ये कहते हैं सब करके ना शॉर्ट टर्म में बुरा लगता है पर लॉन्ग टर्म बहुत सही है। ये एल्कोहल इन रिवर्स है। एल्कोहल शॉर्ट टर्म में अच्छी लगती है, लॉन्ग टर्म में दिक्कत देती है। एक्सरसाइज उल्टी है। पिछले 20 साल से कॉफी नहीं, अल्कोहल नहीं, ड्रग्स नहीं, शुगर नहीं, जंक फूड नहीं, बोले किसी भी तरह की आदत का गुलाम नहीं बनूंगा।
खाते हैं ज्यादातर वेजिटेबल या सी फूड, ओनली प्रोटीन, ओनली वेजिटेबल, नथिंग एल्स। इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं, 18 घंटे कुछ नहीं खाना, लास्ट 6 घंटे के अंदर ही जो खाना है खाना है, उसके बाद कुछ नहीं। कई घंटों तक स्विम करते रहते हैं, स्विमिंग का शौक है, बोले स्विमिंग करने से मेरा कंसंट्रेशन आता है, पेशेंस आता है। एक बार फिनलैंड में 5.5 घंटे तक स्विम करते रहते लैब। बात करते हैं स्ट्रेस की, बोले मुझे किसी चीज का स्ट्रेस नहीं होता, जब भी स्ट्रेस होने लगता है मुझे लगता है मैंने वर्कआउट मिस कर दिया, मैं वर्कआउट करता हूँ स्ट्रेस चला जाता है। दूसरी बात कहता है स्ट्रेस प्रॉब्लम से नहीं आता, एक्शन न लेने से आता है। तो जब भी किसी चीज का स्ट्रेस आए एक्शन लो, स्ट्रेस चला जाता है। तो कुल मिला के ये है इस बंदे की फिलोसॉफी, और ऐसे बनते हैं स्टार्टअप, कहते हैं मूडी स्टार्टअप, जिसपे ये एक ऐसी कहानी है जिसपे मूवी बन सकती है, पिक्चर बन सकती है, और बननी ही चाहिए। और जब बनेगी तो आपका भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाएगा। आपको बंदे का कैरेक्टर कैसा लगा, और कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसकी पर्सनल लाइफ या माइंडसेट सबसे अलग है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर बिजनेसमैन हो तो व्यापार टिश्यू वाली क्लास याद रखना।